आज हम बात करेंगे क्लास 11 की अर्थशास्त्र में सांख्यिकी नामक बुक पर। ठीक है, आपकी एक बुक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में है उपभोक्ता। सबसे पहले नंबर पे है उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं या सेवाओं का क्रय करता है। कोई भी व्यक्ति जिसे जिस चीज की आवश्यकता होगी और वह उस चीज को क्रय करेगा तो वह व्यक्ति कहलाएगा उपभोक्ता। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है विक्रेता। वह व्यक्ति जो वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय करता है वह कहलाता है विक्रेता। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं दुकानदार, उसको क्या बोलते हैं? विक्रेता। इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो इसकी डेफिनेशन हुई वह व्यक्ति जो अपने निजी लाभ के लिए या लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का विक्रय करता है वो कहलाता है विक्रेता। ठीक है, तीसरे नंबर पर उत्पादक। वह व्यक्ति जो वस्तुओं का निर्माण करता है क्या कहलाता है? उत्पादक। देखो इसका डिफरेंस बताना चाहूंगा मैं। ठीक है, एक व्यक्ति, आप किसी दुकान पे गए, पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट आपने खरीदा तो आप तो कहलाएंगे उपभोक्ता और वो दुकानदार कहलाएगा विक्रेता। अब वो बिस्किट का, पार्ले जी का पैकेट बनाया किसने? जिस कंपनी ने उसको बनाया वो कंपनी कहलाएगी उत्पादक। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा कर्मचारी। कर्मचारी कौन होता है? वह व्यक्ति जो मौद्रिक प्रतिफल के बदले, ये मौद्रिक प्रतिफल का मतलब पैसे के लिए, और पैसे में क्या दिया जाता है किसी व्यक्ति को? या तो वेतन दिया जाएगा या उसको मजदूरी दी जाएगी या पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो इन चीजों के बदले में किसी दूसरे व्यक्ति का वो कार्य करता है तो वो कहलाता है आपका कर्मचारी। तो ये डेफिनेशन पूछती है आपकी बुक में, आप इसको नोट कर लेंगे सब होमवर्क की कॉपी में। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा नियोक्ता। नियोक्ता का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति भुगतान लेकर, जब कोई व्यक्ति भुगतान लेकर इसको ऐसे लिखो, आपकी बुक में थोड़ी गलत है डेफिनेशन, पर एनसीईआरटी बुक के इसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं तो आप नियोक्ता कहलाएंगे। देखिए आपकी बुक में ये डेफिनेशन दे रखी है बट मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन गलत है। ठीक है ना, आप नियोक्ता नहीं कहलाएंगे, ये पेशेवर की डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल्स, पेशेवर। जब आप किसी व्यक्ति से, देखो विक्रेता और पेशेवर में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता दूं कि विक्रेता वस्तुओं को बेचता है और पेशेवर सेवाओं को बेचता है। जैसे एक टीचर को सामान नहीं बेचता, पैसा देता है, बदले में अपनी सेवा देता है, अपनी नॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है। स्कूल आपको वो सामान नहीं बेचता, पैसे लेता है आपसे और आपको एक सेवा प्रदान करता है, आपको शिक्षा देने का कार्य करता है। तो ये तो होगा पेशेवर। और विक्रेता होता है जो वस्तुओं को बेचता है आपके लिए। ठीक है, वो होता है विक्रेता। अब ये नियोक्ता की जो डेफिनेशन है पूरी तरह से गलत दे रखी है आपके एनसीईआरटी बुक में। मैंने आपकी बुक की डेफिनेशन लिख दी, जब आप भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं तो आप नियोक्ता कहलाएंगे। ये गलत डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन, ये किसकी डेफिनेशन है? पेशेवर की डेफिनेशन। किसकी है? पेशेवर की। ठीक है, इस बार आपके एनसीईआरटी बुक्स में काफी सारी गलतियां हैं, मैं बुक का भी बता दूंगा और जो सही है वो भी आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अब ये नियोक्ता की वास्तविक डेफिनेशन क्या होती है? नियोक्ता को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं तो कर्मचारी जिस व्यक्ति के लिए कार्य करता है उसको बोलते हैं नियोक्ता। मालिक को बोलते हैं नियोक्ता, जो मालिक होता है उसको बोलते हैं नियोक्ता। ठीक है, एम्प्लॉयर। तो देखो इसमें इसकी डेफिनेशन नियोक्ता की वास्तविक जो है ये गलत डेफिनेशन है। ठीक है, पर बुक की डेफिनेशन हम अपनी बताते हैं। नियोक्ता जो है, जब आप
मौद्रिक प्रतिफल के बदले मौद्रिक प्रतिफल के लिए अन्य व्यक्ति का कार्य करते हैं तो वह अन्य व्यक्ति नियोक्ता कहलाता है। नियोक्ता कहलाता, ठीक है। जब मान के चलो आप किसी की कंपनी में जॉब करते हो तो आप कौन हुए? कर्मचारी, और कंपनी का मालिक कौन हुआ? आपका नियोक्ता। समझ में आ गई बात? आपकी शॉप पे कोई व्यक्ति आपके यहाँ कार्य करता है तो वह व्यक्ति आपका कौन है? कर्मचारी, और आप कौन है? उसके नियोक्ता। समझ में आ गई बात? ये नियोक्ता की सही डेफिनेशन है। चलिए इसको आप नोट करेंगे, इसको भी कर सकते हैं नोट, पर इसको क्रॉस लगाते हैं ना, क्योंकि बुक की डेफिनेशन बड़ी गलत है। सही डेफिनेशन है ये, ठीक है, नोट करिए इसको। अब हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाएं। क्या होती हैं ये आर्थिक क्रियाएं? धन कमाने के उद्देश्य से की गई गतिविधियां आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आप पैसा कमाने के लिए कोई भी एक्टिविटी करो, उसका उद्देश्य होना चाहिए पैसा कमाना, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस थी जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट थी। चैप्टर नंबर फर्स्ट में है, अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, और ये जो आपकी स्टैटिक्स की बुक है बहुत छोटी सी बुक है, और तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर ये पूरी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलें अपनी अपनी कॉपियों में, जो भी मैं नोट करा रहा हूं, और आप करते चलें। ठीक है, अब हम इस पूरी जितने भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं इसको एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक दुकान है, ये एक दुकान, ठीक है, क्या? शॉप। इस दुकान का गेट ये रहा, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये जो लोग काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? कर्मचारी। और ये कौन है? मालिक। आप कौन है? आप इससे सामान खरीदने जा रहे हैं, आप इससे सामान खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति ये फैक्ट्री, ये क्या है? फैक्ट्री। अब देखिए समझने की कोशिश करेंगे, ये व्यक्ति इस दुकान से सामान खरीदने जा रहा है, तो ये व्यक्ति क्या होगा? उपभोक्ता। क्या होगा? उपभोक्ता। ये व्यक्ति इसको सामान बेच रहा है, दुकान से क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है। ये किस उद्देश्य से जा रहा है? खरीदने के उद्देश्य से। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसको बेच रहा है। तो ये कौन हुआ? इसका विक्रेता। ये व्यक्ति कौन हुआ? विक्रेता। ठीक है, तो क्रेता समझ में आ गया, जो व्यक्ति आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु का क्रय करे, क्रेता या उपभोक्ता, और जो व्यक्ति अपनी वस्तुओं का विक्रय करे वो विक्रेता। अब इस दुकान के अंदर ये व्यक्ति कौन है? मालिक, और ये व्यक्ति कौन है? कर्मचारी। ठीक है, इस मालिक को हम क्या बोल सकते हैं? इस मालिक को हम बोलते हैं नियोक्ता। क्या बोलते हैं? नियोक्ता। ठीक है, जो व्यक्ति पैसा देकर अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है वो क्या कहलाता है? नियोक्ता। ठीक है, और जो व्यक्ति पैसा लेकर अन्य व्यक्तियों का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? कर्मचारी। ठीक है, अब ये दुकानदार सामान बेचने के लिए किससे लेके आता है? फैक्ट्री से। ये फैक्ट्री क्या करता है? वस्तुओं का उत्पादन। फैक्ट्री क्या कर रही है? वस्तुओं का उत्पादन। तो फैक्ट्री क्या कहलाएगी? उत्पादक। क्या कहलाएगी? उत्पादक। जो वस्तुओं का उत्पादन करे वो उत्पादक, जो वस्तुओं का विक्रय करे वो विक्रेता, जो वस्तुओं को अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए क्रय करे वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता।
और जो व्यक्ति पैसा लेकर अन्य व्यक्तियों का कार्य करे, कर्मचारी। जो पैसा देकर अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाए, वो व्यक्ति नियोक्ता। और इस पूरी गतिविधि को क्या बोलेंगे? आर्थिक गतिविधि। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो किसी भी गतिविधि में लाभ एलिमेंट अगर होगा, उसका उद्देश्य लाभ कमाना होगा, तो उस पूरी गतिविधि को बोलेंगे आर्थिक क्रिया। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट पॉइंट चलेगा, बिना दिए कुछ नहीं मिलता। आज हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं या सामाजिक जीवन की बात करें, आर्थिक जीवन की बात करें, तो इस पूरी दुनिया में बिना दिए कुछ नहीं मिलता। पूरा जीवन लेन देन पर चलता है। अगर आप किसी के लिए उपयोगी हैं तो वो आपके लिए उपयोगी है, आप किसी के लिए उपयोगी नहीं है तो वो भी आपके लिए उपयोगी नहीं। पूरा सिस्टम कहीं पे चलता है? लेन देन। ठीक है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो वो भी आपको कुछ लौटा के नहीं देगा। पुराने जमाने में आपने जब आप छोटे होंगे तो एक कहानी पढ़ी होगी, अलादीन का जादुई चिराग। अलादीन की आवश्यकताएं बहुत अधिक थी, उसको महल चाहिए था, राज्य चाहिए था, सेना चाहिए थी, पैसा चाहिए था। चिराग को रगड़ता था और उससे उसको जो चाहिए होता जिन उसको रख के दे देता था। अलादीन बहुत किस्मत वाला था, पर सामान्य जीवन में हम लोग इतने किस्मत वाले नहीं है, ना ही हमारे पास कोई अलादीन का चिराग। ठीक, अब बात यह है कि अलादीन की तरह आज आम इंसान की आवश्यकताएं ही असीमित है। एक आम इंसान को सब कुछ चाहिए, पर उसको पूरा करने के लिए उसके पास संसाधनों का अभाव है। अब उसके सीमित संसाधनों से वो अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करे, ये ही अध्ययन हम करते हैं अपनी अर्थशास्त्र। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि हमें आर्थिक समस्याएं आती हैं। क्या आती हैं? आर्थिक समस्याएं। और इन आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए ही हम किसका अध्ययन करते हैं? अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। इसलिए कॉमर्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक हो जाता है कि कॉमर्स वाणिज्यिक क्रियाओं से संबंधित होता है, और वाणिज्यिक क्रियाएं किस चीज पर डिपेंड करती हैं? लेन देन पर। और किसी भी व्यापार की आवश्यकताएं, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत असीमित होती हैं, और हर व्यापार या व्यक्ति के पास संसाधन बिल्कुल क्या होते हैं? सीमित। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है क्योंकि आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब ये आर्थिक समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं? उत्पन्न क्यों होती हैं? ये आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? इनका कारण क्या है? किसी भी आर्थिक समस्या का कारण है अभाव। अगर हमारे पास असीमित पैसा होता तो हम सारी की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते, जो भी हम चाहते वो ले लेते, तो कहीं पे भी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और हमारे संसाधन सीमित हैं। अब उन सीमित संसाधनों से हम अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति आखिर कैसे करें? इसी का अध्ययन करते हैं हम अर्थशास्त्र में। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र में जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो किस कारण से उत्पन्न होती हैं? क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, अब बात आएगी कि आर्थिक समस्याओं को अगर समाप्त कैसे करें। तो इसके लिए अर्थशास्त्र में काफी विद्वानों ने कुछ नियम प्रतिपादित किए हुए हैं, कुछ नियम बताए हुए हैं। इनका हम बारीकी से अध्ययन करते हुए चलेंगे। स्टैटिक्स में हम देखेंगे कि हम समस्याओं को कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, गणितीय रूप में उसको कैसे व्यक्त करते हैं, आर्थिक समस्याओं को, उनका समाधान करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये था कि जो अर्थशास्त्र था, जो आधुनिक जगत में जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, उसका जो प्रणेता था वो कौन था? एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, मार्शल ने आधुनिक अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि अर्थशास्त्र के अध्ययन को आखिर हम कितने भागों में विभक्त करते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन, इसका अध्ययन हम 4 भागों में विभक्त करके करते हैं। 4 भागों में विभक्त करते हैं। अर्थशास्त्र को समझने के लिए अर्थशास्त्र को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। इसके अध्ययन को समझने के लिए 11th क्लास के लेवल पर, थोड़ा सा आगे जाके चेंज हो जाएगा, हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। पहला, सॉरी 4 ने 3 भागों में विभक्त किया। आपकी बुक ने इसको 3 भागों में विभक्त किया है। बाकी अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र।
12th क्लास में इसको पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में विभाजन सन 1933 में इसको रेगुलर प्रश्न है। अर्थशास्त्र को दो भागों में विभक्त किया, समष्टि और व्यष्टि। किंतु 11th लेवल में जब हम बात कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र के अध्ययन को हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। पहला, अर्थशास्त्र में समस्याओं का जो अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनके समाधान के लिए इसको हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। फर्स्ट, उपभोग, सेकंड उत्पादन, थर्ड वितरण। थर्ड नंबर पे वितरण। क्लियर? तो इसको यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद होमवर्क की कॉपी बना के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू।